तो हेलो कॉमरेड्स, ये ईपीएफओ टारगेटेड करंट अफेयर्स का वीडियो है और इसमें हमने अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स की चर्चा की है। इसके लिए इसका फर्स्ट पार्ट जो आ चुका है, इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है और इसका ये सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। और इसके लिए मैंने एक हैंडमेड नोट्स बनाई है, मीन्स हाथ से लिख के मैंने नोट्स बनाई है। और ये नोट्स आपको फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल सकती है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ आप वीडियो देखने के साथ इसको डाउनलोड करके इसको अपने साथ रखिए और जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप उसको टिक लगाते जाइए और इसको आप रिवाइज जरूर करिए विदाउट टू टाइम रिवीजन। दिस नोट इज वर्थ फॉर नथिंग। ओके, चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं और रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग ओके है, ठीक है ना। चलिए कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको आपके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से रिवाइज कर लीजिए। एक्चुअली अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको प्रॉफिट ये होगा कि कुछ चीज़ें मैंने जो लिख के रखी हैं हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो तो अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला पार्ट आ चुका है, ये सेकंड पार्ट है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये अक्टूबर मंथ का चल रहा है, ठीक है ना। तो दिनेश खारा न्यू चेयरमैन ऑफ एसबीआई। हाल ही में दिनेश खारा एसबीआई के न्यू चेयरमैन नियुक्त हुए हैं और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है रजनीश कुमार को। तो न्यू एसबीआई के प्रीवियस चेयरमैन कौन थे? रजनीश कुमार। और अब करंट कौन है? दिनेश खारा, ठीक है ना, याद रखिएगा फ्रेंड्स। आप यहाँ पे याद रखिएगा ये एसबीआई है, ना कि आरबीआई, ठीक है ना। चलिए, अगला पॉइंट है बाण सागर बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बाण सागर एक्सरसाइज कौन कौन से कंट्री के बीच संपन्न हुई है, तो आप क्या बताओगे? बांग्लादेश एंड इंडिया, ठीक है ना, बाण सागर। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, जल शक्ति मिशन। अब देखिए जल शक्ति मिशन किससे रिलेटेड है? आपने एक सुना है कि जल जीवन मिशन किससे रिलेटेड है? कि हर घर में पीने योग्य पानी पहुंचाया जाएगा, रूरल और अर्बन एरिया दोनों में, ठीक है ना। अब जल शक्ति मिशन में क्या बात की गई है? जल शक्ति मिशन में बात की गई कि हर स्कूल एंड आंगनवाड़ी सेंटर में पीने लायक पानी पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना। तो जल शक्ति मिशन लॉन्च ए स्पेशल मिशन मोड कैंपेन टू प्रोवाइड पोर्टेबल पाइप्ड वाटर सप्लाई टू ऑल स्कूल एंड आंगनवाड़ी, ठीक है ना। तो जल शक्ति मिशन में पानी कहाँ पहुंचाया जाएगा? ऑल स्कूल एंड आंगनवाड़ी। और जल जीवन मिशन में हर घर में पानी पहुंचाने की बात की गई है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। हाल ही में एक इंडियन शिप है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, जिसका नाम रखा गया क्या? कनकलता बारू। कनकलता बारू किससे रिलेटेड है? असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है और असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी डेथ हुई थी, ठीक है ना। और ये सबसे यंगेस्ट मार्टेयर थी, मतलब सबसे यंगेस्ट शहीद थी जिनकी डेथ हुई थी, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इसलिए इनके नाम पे हाल ही में एक इंडियन शिप का नाम, कोस्ट गार्ड शिप का नाम इनके नाम पे रखा गया है। इसके अलावा कुछ और फ्रीडम फाइटर है जिनके नाम पे कोस्ट गार्ड शिप के नाम रखे गए हैं। जैसे एनी बेसेंट के नाम पे एक कोस्ट गार्ड शिप का नाम रखा गया है, प्रियदर्शनी के नाम पे भी कोस्ट गार्ड शिप का नाम रखा गया है, कमला देवी के नाम पे भी कोस्ट गार्ड शिप का नाम रखा गया है और अमृत कौर के नाम पे भी कोस्ट गार्ड शिप का नाम रखा गया है। इसके अलावा अमृत कौर कौन थी फ्रेंड्स? तो आपको पता होगा कि ये स्वतंत्र भारत की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? अमृत कौर। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंडियन फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल, एक्चुअली इसको एलिमिनेट करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नहीं थे इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। अब देखिए रेज 2020 किससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो रेज 2020 क्या है? रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट एंड, देखिए रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात की गई है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेज 2020 इज रिलेटेड फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई, मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड है रेज 2020। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये मेटी प्लस नीति आयोग। मेटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी प्लस नीति आयोग के द्वारा रेज 2020 लॉन्च किया गया है। और ये किससे रिलेटेड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म कमल क्या है? ब्रह्म कमल किससे रिलेटेड है या ब्रह्म कमल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? यह एक फ्लावर है जो साल में केवल एक बार खिलता है और ये उत्तराखंड के हिमालय रीजन में खिलता है, ठीक है ना। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे न्यूज में था। चलिए 19 पॉइंट पे चलते हैं।
हाल ही में जो आपका वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल है, काफी पहले से बन रहा है, अटल टनल, ठीक है ना, अटल टनल, उसका शुभारंभ कर दिया गया है। और ये कहाँ पे बना हुआ है, मनाली के लाहौल स्पीति वैली में बना हुआ है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप एक बार थोड़ा सा आइडिया रखिए इसके बारे में, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हाल ही में बेंगलुरु को किस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में बेंगलुरु को किस चीज के लिए जियोग्राफिक इंडिकेशन टैग दिया गया है, ठीक है ना। तो हाल ही में बेंगलोर के रोज ओनियन को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, ठीक है ना। क्या होता है एक्चुअली, क्या है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, क्या है, एक मिनट मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब ये, जैसे ये हो गया आपका यहाँ पे बेंगलोर, ठीक है ना। अब बेंगलोर की पहचान क्या है, बेंगलोर की पहचान जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब इस जियोग्राफी को, बेंगलोर की जियोग्राफी को कौन इंडिकेट करेगा, ये रोज ओनियन। तो एक प्रकार से रोज ओनियन बेंगलोर की जियोग्राफी को इंडिकेट करेगी, ठीक है ना। यही होता है जियोग्राफिक इंडिकेशन टैग, मीन्स इस पर्टिकुलर रीजन में ये जो रोज ओनियन है पाई जाती है, ठीक है ना, और बाकी जगह पे शायद कम पाई जाती होगी या बहुत कम पाई जाती होगी। इसलिए इसलिए ये पर्टिकुलर किसी फल फ्रूट को या किसी भी चीज को जियोग्राफिक इंडिकेशन टैग दिया जाता है, ठीक है ना। तो हाल ही में किसको दिया गया है, बेंगलोर को जियोग्राफिक इंडिकेशन टैग दिया गया है, किसके लिए, रोज ओनियन के लिए, ठीक है ना। इसको गुलाबी इरोली भी बोलते हैं, याद रखें, गुलाबी इरोली भी बोलते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 अक्टूबर को, ठीक है ना, याद रखिएगा। वर्ल्ड स्टूडेंट्स पूछ रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान रखिएगा, 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम के याद में। चलिए ये एक्चुअली इसको राइट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पेज नंबर 7 पे स्टार्स प्रोजेक्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्स प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, ये सपोर्टेड स्ट्रेंथिंग टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट। देखिए क्या है ये, कि ये क्या देखिए, हाँ एक्चुअली ये स्टार्स प्रोजेक्ट लॉन्च क्यों किया गया, हाल ही में कोविड-19 के दौरान शिक्षा को, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्टार्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ठीक है ना। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि ये स्ट्रेंथन करेगा टीचिंग एंड लर्निंग को, टीचिंग एंड लर्निंग दोनों को दोनों को मजबूती प्रदान करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जो टीचर हैं वो एप्लीकेशन का यूज करना अच्छे से नहीं जानते, ठीक है ना, तो उनको भी ये गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा जो लर्न कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी काम करेगा, ठीक है ना, तो उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। तो स्टार्स प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है ना। अब ये कौन कौन से स्टेट है जिसमें ये लॉन्च किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश को कवर करेगा, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, केरला और उड़ीसा को। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। हाल ही में सीमा गुप्ता कौन है, ये हेड ऑफ पावर ग्रिड एंड कारपोरेशन है, ठीक है ना, हेड ऑफ पावर ग्रिड कारपोरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि ये लेडीज हैं और ये हेड ऑफ पावर ग्रिड कारपोरेशन है। तो इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया, इन्हें गोल्ड स्टीव अवार्ड दिया गया। अब देखिए गोल्ड स्टीव अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो गोल्ड स्टीव अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर बिजनेस। तो बिजनेस के फील्ड में ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। तो ध्यान रखिएगा कि हाल ही में सीमा गुप्ता को गोल्ड स्टीव अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना, गोल्ड स्टीव अवार्ड दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में सीमा गुप्ता जिन्हें गोल्ड स्टीव अवार्ड दिया गया, वो किस मिनिस्ट्री की हेड है, या किस डिपार्टमेंट की हेड है, या किस सेक्टर की हेड है, तो आप क्या बोलोगे कि ये हेड है पावर ग्रिड कारपोरेशन की, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। गोवा बिकम फर्स्ट स्टेट इन कंट्री प्रोवाइडिंग हर घर जल। अब देखिए पूरे भारत में गोवा जो है पहला स्टेट बन गया है जो हर घर में जल प्रोवाइड करा रहा है, मतलब इसने हर घर में पीने लायक पानी और पाइप्ड सप्लाई वाटर प्रोवाइड कराया, ठीक है ना। तो याद रखिए कि जो आपका गोवा है इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है जिसने हर घर जल स्कीम प्रोवाइड कराई है, ठीक है, मतलब हर घर में जल प्रोवाइड कराया, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग बाई टैप वाटर एवरी रूरल हाउस होल्ड एंड स्टेट, ठीक है ना। तो हर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में गोवा ने पाइप्ड पीने योग्य पानी हर घर में पहुंचाया है, ठीक है ना। तो ये पहला स्टेट बन गया है। चलिए अगर हो सकता है फ्रेंड्स कि मैं ज़्यादा टाइम लेता हूँ एक्सप्लेन करने में, ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा इरिटेशन हो रही होगी तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, ठीक है ना, आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके जल्दी जल्दी रीड कर सकते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीडीएफ। अगर आप
और ये इस पीडीएफ के थ्रू आप कंप्लीट अक्टूबर से लेके मार्च तक का रिवीजन केवल 1 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है ना। और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, कोई भी चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। चलिए पॉइंट 4 पे चलते हैं। विश्वेश्वरैया अवार्ड आपको पता होगा। अब देखिए आपको ये पता है कि जो ये विश्वेश्वरैया है ये किससे रिलेटेड है, इनके लिए इनकी शायद बर्थ पे कोई इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, ठीक है ना। इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया था इनके बर्थ को। लेकिन देखिए ये जो विश्वेश्वरैया अवार्ड है ये किससे रिलेटेड है, तो विश्वेश्वरैया अवार्ड रिलेटेड टू मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी, ठीक है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है मे बी एग्जाम में कि विश्वेश्वरैया अवार्ड दिया जाए तो ये किससे रिलेटेड है। याद रखिएगा मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी से रिलेटेड है। और हाल ही में ये अवार्ड किसको किसको दिया गया है, ये हाल ही में ये अवार्ड जापान को दिया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा विश्वेश्वरैया अवार्ड किससे रिलेटेड है, मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी। ये एक्चुअली क्या है, मैक्सिमम फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी, सोलर सिस्टम के द्वारा बिजली पैदा करना, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, ब्रिक्स बैंक। तो ब्रिक्स बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिया है। चलिए न्यूज में था। तो पॉइंट 6 पे चलते हैं, वर्ल्ड स्टैटिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड स्टैटिक डे कब सेलिब्रेट किया था फ्रेंड्स, 20 अक्टूबर को। याद रखिएगा वर्ल्ड स्टैटिक डे सेलिब्रेट किया था 20 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या है, थीम पूछा जाता है फ्रेंड्स, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट, ठीक है ना। पूछा जा सकता है, मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसका थीम क्या है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इंडिया रैंक्ड 94 अमंग 107 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हाल ही में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स लॉन्च किया गया है, हाल ही में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, 94। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो हाल ही में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, 94 रैंक कितने में से कितने कंट्री में से है, 107 कंट्री में से इंडिया की 94 रैंक है, ठीक है ना। 2019 में इंडिया की रैंक 102 थी, तो अब कुछ सुधार हुआ है, ठीक है ना। 2019 में इंडिया की रैंक 102 थी, अब कितना है, 94 है। तो आप ये थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके थ्रू पब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। आगे अगर मैं अभी बता दूंगा तो आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आप सर्च करोगे तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, राष्ट्रीय कामधेनु योजना किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय कामधेनु योजना किससे रिलेटेड है, देखिए राष्ट्रीय कामधेनु योजना क्या है, ये एक नेशन वाइड कैंपेन है। नेशन वाइड कैंपेन इसका मतलब ये है कि पूरे भारत में एक कैंपेन चलाया जाएगा। इस कैंपेन में क्या बात की गई है कि गाय के गोबर या जो पशुओं का गोबर है उसके थ्रू आप कैंडल बनाओ, धूप बनाओ। इसके अलावा अभी एक गाय के गोबर से पेंट बनाया गया, ठीक है ना। तो ये सब गाय के गोबर से ये सब चीजें बनाने की बात की गई है। तो इस कैंपेन का नाम क्या है, राष्ट्रीय कामधेनु योजना। तो अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय कामधेनु योजना किस चीज से रिलेटेड है, तो गाय के गोबर से कैंडल, धूप, मोमबत्ती, पेंट, इन सब चीज से रिलेटेड राष्ट्रीय कामधेनु योजना, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए MSCS मैक 6478 क्या है, ठीक है ना। तो हाल ही में ये न्यूज में रहा है, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, ये गेहूं की, एक्चुअली ये वीट होना चाहिए, ठीक है ना। गेहूं की एक उन्नत किस्म है जो किसके द्वारा डेवलप की गई है, ये अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप की गई है। तो मैक 6478 क्या है, गेहूं की एक उन्नत किस्म है जो आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप की गई है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, आयुष्मान सहकार किससे रिलेटेड है, तो आयुष्मान सहकार लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है, एक आयुष्मान योजना है जो हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब आयुष्मान सहकार किससे रिलेटेड है, ये एग्रीकल्चर और फार्मर के वेलफेयर से रिलेटेड है, ठीक है ना फ्रेंड्स। इंफॉर्मेशन काफ़ी सारी थी, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे केवल यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगी कि मैं इतना लिख लूँ कि ये किसके थ्रू लॉन्च किया गया है और किससे रिलेटेड है। तो ये लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और किससे रिलेटेड है, फार्मर वेलफेयर से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आयुष्मान सहकार। अगले पॉइंट पे चलते हैं, यूपी गवर्नमेंट सेव्ड फर्स्ट रैंक इन आत्मनिर्भर निधि स्कीम। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तहत फर्स्ट रैंक सिक्योर की है, फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, अर्जित की है। अब देखते हैं आत्मनिर्भर निधि स्कीम क्या है। एक्चुअली इस स्कीम के तहत एक पर्टिकुलर राज्य की सरकार को जरूरतमंद लोगों को लोन प्रोवाइड कराना है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जरूरतमंद लोगों को मैक्सिमम लोन प्रोवाइड कराया, इसीलिए ये नंबर फर्स्ट पे है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आत्मनिर्भर निधि स्कीम किससे रिलेटेड है, लोन प्रोवाइड कराना, जरूरतमंद लोगों को लोन प्रोवाइड कराना, ठीक है ना।
आत्मनिर्भर निधि स्कीम, या इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा है शायद मैं भूल भी गया, ठीक है ना, समृद्धि स्कीम ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो यूपी ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। कुछ अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 12, ठीक है ना। अभी देखिए हाल में ये न्यूज में था, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। बांदी, ठीक है ना, बांदी स्पेलिंग क्या है, BOUND, बांदी आर्किटेक्ट एंड हेरिटेज, ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये राजस्थान में बिलोंग करता है, ठीक है ना। तो हाल ही में बांदी आर्किटेक्ट हेरिटेज को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शामिल किया है, ठीक है ना। कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत, टूरिज्म का प्रोग्राम है, तो देखो अपना देश के अंतर्गत बांदी आर्किटेक्ट हेरिटेज को शामिल किया, ठीक है ना। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 13। इंडियन रेलवे ने हाल ही में लॉन्च किया है मेरी सहेली। तो मेरी सहेली ऐप जो लॉन्च किया गया है वो किससे रिलेटेड है, ये फोकस्ड एक्शन ऑन सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, तो ये वुमेन की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरी सहेली किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, ये रेलवे डिपार्टमेंट के थ्रू, इंडियन रेलवे के थ्रू लॉन्च किया गया और किससे रिलेटेड है, ये वुमेन की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये अक्टूबर का खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे जनवरी से मार्च तक के लिए, ठीक है ना। एक्चुअली ये इन्वर्टेड है। चलिए पेज नंबर 8 पे आ चुके हैं हम। आकाश मिसाइल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा आइडिया ले लेते हैं हम। आकाश मिसाइल क्या है, आकाश मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो सरफेस से एयर तक मार कर सकती है। इसकी रेंज क्या है, 25 किलोमीटर है, ठीक है ना। इसको ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि इसे एक्सपोर्ट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। क्या मतलब है एक्सपोर्ट लिस्ट में शामिल कर दिया गया, कि अब आकाश मिसाइल को दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जा सकेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप ध्यान रख सकते हैं। पॉइंट 2 पे चलते हैं। हमारे इंडिया का एक टारगेट था, हमारी राज्य का, हमारी सरकार का एक टारगेट था कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत को टीबी मुक्त बनाने का जो टारगेट था कब तक का है, वो 2025 तक का हो गया है, ठीक है ना। याद रखिए कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। चलिए आईसीसी अवार्ड, जो अब हमारा अगला पॉइंट है वो आईसीसी अवार्ड से रिलेटेड है। तो हाल ही में आईसीसी ने प्लेयर ऑफ डिकेड का अवार्ड किसे दिया है, तो प्लेयर ऑफ डिकेड का अवार्ड विराट कोहली को दिया। तो याद रखिएगा हाल ही में आईसीसी ने प्लेयर ऑफ डिकेड का अवार्ड किसको दिया है, तो विराट कोहली को। एंड स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑफ डिकेड, ठीक है ना। तो एक डिकेड के लिए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे दिया गया है, धोनी को दिया गया है, ठीक है ना। तो 2 भारतीयों को अवार्ड दिया है आईसीसी ने, ठीक है ना। इसके अलावा टेस्ट प्लेयर ऑफ डिकेड का अवार्ड किसे मिला है, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है ना। तो इन्हें अवार्ड मिला। तो ये अवार्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। और नोबेल प्राइज जो भी मिले हैं फ्रेंड्स, तो नोबेल प्राइज आप पढ़ के जाइएगा 2000 है ना, 2020 के, काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन वहां से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना, मे भी हो सकता है आ जाए। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ गावी। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को किसका मेंबर नॉमिनेट किया गया है, गावी का। अब ये गावी क्या है, ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनो सिस्टम, ठीक है ना। ये क्या है, ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनो सिस्टम। कब फॉर्म किया गया था, 2020 में फॉर्म किया गया था, ठीक है ना। तो हाल ही में हर्षवर्धन जी को किसका मेंबर नियुक्त किया गया है, गावी। गावी क्या है, ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनो सिस्टम, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए आपने सुना होगा कि पेट्रोल में एथेनॉल मिक्सिंग की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कौन से ईयर के लिए कितना टारगेट रखा गया है हम ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एथेनॉल मिक्सिंग विद पेट्रोल, तो 2030 तक भारत की सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्सिंग तक की बात की थी, ठीक है ना। अब हाल ही में इसको गवर्नमेंट ने प्रीपोन कर दिया है, मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि अब हम 2025 में ही 2025 तक में ही पेट्रोल में हम 20% एथेनॉल मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स, धान से। धान जो होती है उसको सड़ा के एथेनॉल प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। मैं फ्रेंड्स हो सकता है कि मैं काफ़ी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ना काफ़ी जल्दी पढ़ रहा हूँ, या उतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा टाइम लेके एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आप देखो नहीं पाओगे, आप देखोगे नहीं, ठीक है ना। तो चलिए हो सकता है तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या है, 5 पिलर ऑफ सेल्फ रेलिएंट इंडिया। सेल्फ रेलिएंट क्या है, आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर कौन कौन से। अगर आपसे पूछा जाए कि आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर में से कौन सा पिलर
निम्नलिखित में कौन से पिलर नहीं है, ऐसा पूछा जा सकता है, सॉरी। तो आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर कौन है? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। तो थोड़ा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है तो आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। लद्दाख में मेट्रोलॉजिकल सेंटर का इनागोरेशन किया गया, और ये किसके थ्रू किया गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस। तो देखिए याद रखिएगा, अगर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात होती है तो किसके द्वारा, हमेशा किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है ना। तो हाल ही में लद्दाख में एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। पोंग डैम, पोंग डैम हाल ही में न्यूज में था, और इसका न्यूज में होने का कारण क्या था? देखिए पोंग डैम कहाँ पे स्थित है? ये बीज रिवर में स्थित है। बीज रिवर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो इतना इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए कि पोंग डैम कहाँ स्थित है? बीज रिवर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो 1500 माइग्रेटरी बर्ड है, मतलब जो माइग्रेटरी बर्ड दूसरे कंट्री से उड़ के हमारे कंट्री में आती हैं, उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। तो इसी डेथ के कारण ये जो डैम था न्यूज में था। अब ये माइग्रेटरी बर्ड का जो बर्ड से रिलेटेड जो बीमारी होती है, उनके लिए जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है? वो भोपाल में है, याद रखिएगा। तो हाई सिक्योरिटी एनिमल डाइसीज लैब कहाँ पे है? भोपाल में, ठीक है ना। तो ये नेशनल लैब है, हाई सिक्योरिटी एनिमल डाइसीज लैब भोपाल में है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। C40 सिटीज क्या है, ठीक है ना। तो एक्चुअली C40 सिटीज में कुछ सिटीज को नॉमिनेट किया गया है, जिसे क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप में, ठीक है ना। तो क्लाइमेट लीडरशिप ग्रुप के लिए कुछ सिटीज का नाम नॉमिनेट किया गया है, ठीक है ना। उससे उसी चीज से रिलेटेड है। आप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ध्यान रख लीजिएगा, मतलब थोड़ा आइडिया हो जाएगा सुन लेंगे तो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में, ठीक है ना। और ये 96 देशों का समूह है, C40 सिटीज। अगले पॉइंट पे चलते हैं। टर्टल की एक प्रजाति, सॉरी बैट की एक प्रजाति है, क्या प्रजाति है? पोलार लीफ नोज्ड बैट, ठीक है ना। ये बैट की एक प्रजाति है, पोलार लीफ नोज्ड बैट। इसे हाल ही में IUCN ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है, ठीक है ना। क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब क्या है? कि अब ये खत्म होने वाला है। तो पोलार लीफ नोज्ड बैट की एक प्रजाति है, चमगादड़ की प्रजाति है। तो चमगादड़ की इस प्रजाति को हाल ही में IUCN ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा है। चलिए 11 पे। अब क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट से आपको एक चीज और ध्यान आ रही होगी फ्रेंड्स, कि आपके पेंगोलिन को भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है, ठीक है ना। उसके बारे में शायद आगे इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। CSIR के बारे में आपको पता ही होगा। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर CSIR के प्रेसिडेंट होते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट इन वर्ल्ड, पूरे विश्व में, याद रखिएगा, पूरे विश्व में जो सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, वो कहाँ पे बना हुआ है? मतलब एक्चुअली बनना काफी पहले से स्टार्ट हो गया था, अब ये शायद काम करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे स्थित है? ओंकारेश्वर डैम पे। और ये डैम कहाँ पे बना है? नर्मदा नदी पे, ठीक है ना। याद रखिएगा, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट है वो कहाँ पे, कौन से स्टेट में स्थित है? तो नर्मदा रिवर कहाँ पे? वो मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर डैम पर, ओंकारेश्वर डैम में ये नर्मदा रिवर पर सिचुएटेड है। और ये अभी इस पावर जनरेशन कब से स्टार्ट कर देगा? 22-23 में इससे पावर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मीन्स ये कंप्लीट हो चुका है। ये एक्चुअली ये बनना काफी पहले स्टार्ट हो गया था, अब ये कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये न्यूज में था, ठीक है ना। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है, याद रखिए। फ्लोटिंग का क्या मतलब? एक्चुअली क्या है, ये जो डैम है, डैम के ऊपर ही ये इन जो सोलर प्लेट है उनको बिछाया जाएगा, डैम के ऊपर सोलर प्लेट को बिछाया जाएगा, इसलिए इसे हम फ्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। जो बड़े बड़े डैम होते हैं उन डैम पे ये सोलर प्लेट बिछाया जाएगा, इसलिए हम इसे फ्लोटिंग कहते हैं। अभी डैम को क्यों चुना गया फ्रेंड्स? देखिए, डैम को चुना गया तो डैम के ऊपर जो जगह होती है वो किसी काम की नहीं होती, ठीक है ना। डैम के पानी के ऊपर जो जगह होती है किसी काम की नहीं होती, और ये डैम जो होते हैं ऊंचाई पे बने होते हैं, तो इससे क्या होता है? ज्यादा रोशनी भी आएगी और हमें आसानी से जगह भी मिल जाएगी, इसलिए ये डैम पे बनाया जा रहा है। हर कंट्री डैम पे ही बना रही है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण गंगोत्री किससे रिलेटेड है? अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण गंगोत्री किससे रिलेटेड है और क्या है, मैत्री किससे रिलेटेड है और क्या है, भारती किससे रिलेटेड है और क्या है। एक्चुअली ये तीनों, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, क्या है?
ये रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अंटार्कटिका में ये रिसर्च सेंटर है जो भारत के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो ये एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एक एग्जाम में, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा दक्षिण गंगोत्री क्या है, रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। मैत्री भी क्या है, रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। भारती भी क्या है, रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका, जो भारत के द्वारा स्थापित किए गए हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इसको मैंने शायद बता दिया है, जीरो मैनुअल स्कैवेंजिंग इन कंट्री। तो इसके लिए एक एक्ट है कि जीरो मैनुअल एक्सकेवेंजिंग इन कंट्री, ये इसके लिए एक एक्ट है। कौन सा एक्ट है, 2013। एक्ट का नाम क्या है, जीरो मैनुअल स्कैवेंजिंग इन कंट्री 2013। और ये किसके अंडर आता है फ्रेंड्स, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंडर आता है। इसको मैंने इतना ही क्यों लिखा है, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। मैं भी शायद दिसंबर या नवंबर के वीडियो में, नहीं दिसंबर और नवंबर वाले पेज में, ठीक है ना, वीडियो में नहीं, वीडियो तो इसका केवल पहला पार्ट आया है, ठीक है। तो जीरो मैनुअल स्कैवेंजिंग किसके अंडर आता है, याद रखिएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत आता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लीव कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, मैंने इसको क्यों मेंशन किया सभी को पता है, लेकिन हाल ही में न्यूज में थी तो मैंने इसको मेंशन किया है। तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, नील रिवर है, ठीक है ना। अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि हाल ही में जो आपका ग्रैंड रेनेशा डैम, इथोपिया क्या कर रहा है, इस नील रिवर पे ग्रैंड रेनेशा डैम बना रहा है, ठीक है ना। तो जो इसके पड़ोसी देश थे वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये डैम बना देगा तो पड़ोसी देशों को जो वाटर की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये न्यूज में थी, ठीक है ना। चलिए देखिए फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपके प्लेस हैं, ठीक है ना, जो आपके प्लेस हैं, जैसे आपका ये हो गया नील रिवर, या जो भी कोई प्लेस है, ठीक है ना, कोई भी घटना है, कोई भी डैम के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपसे तभी पूछी जाएंगी, और कोई भी आर्टिकल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल पूछा जा रहा है, तो ये चीजें तभी पूछी जाएंगी जब वो करंट में न्यूज में रही हो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये चीज। तो आप करंट अफेयर पढ़ने का फायदा यही है फ्रेंड्स, कि अगर आप करंट अफेयर पढ़ते तो आपको आपकी बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, ठीक है ना। चलिए फालतू बात बहुत हो गई। 17 पॉइंट पे चलते हैं, नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 12 जनवरी, ठीक है ना। याद रखिएगा नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया था, 12 जनवरी, 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या थीम था, चैनलाइजिंग यूथ, मतलब यूथ को चैनलाइज करना, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, इंडिया लॉन्गेस्ट वेनेडियम प्रोड्यूसर। तो भारत का जो लॉन्गेस्ट वेनेडियम प्रोड्यूसर है वो कौन है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो भारत का लार्जेस्ट वेनेडियम प्रोड्यूसर है, वेनेडियम एक एलिमेंट होता है, ठीक है ना, देख सकते हैं। और ये लॉन्गेस्ट, भारत का लार्जेस्ट वेनेडियम प्रोड्यूसर कौन है, वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। फॉर्मर डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन एज द चेयरपर्सन टू एडवाइज द फुल टाइम डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर एडवाइजरी कमेटी फॉर सेंट्रल बैंक। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए कि जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे, आपसे कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनएस विश्वनाथन, ठीक है ना, जो हाल ही में चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं किसके, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर एडवाइजरी कमेटी फॉर सेंट्रल बैंक। तो ये पहले क्या थे, ये पहले कहाँ के डिप्टी गवर्नर थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो एनएस विश्वनाथन थे, जो हाल ही में चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं किसके, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर एडवाइजरी कमेटी के, वो किस स्टेट के डिप्टी गवर्नर थे। आप इसको देखिएगा, ठीक है ना। एक्चुअली मैंने इसको शायद मेंशन नहीं किया है, तो आप सर्च करिएगा एनएस विश्वनाथन, तो आपको आइडिया, आपको वहां से पता लग जाएगा कि ये किस स्टेट के डिप्टी गवर्नर थे, ठीक है ना। चलिए, और इन्हें क्या नियुक्त किया गया है, इन्हें कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है किसके लिए, एडवाइजरी कमेटी फॉर सेंट्रल बैंक के सुपर, ठीक है, जो भी डायरेक्टर जनरल है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, पेज 9 पे, सी विजिल 21 किससे रिलेटेड है। एक्चुअली क्या है ये, भारत में जो पूरी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब जो किनारे क्षेत्र, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, ठीक है ना। तो जो भारत में जो कंप्लीट समुद्र तटीय क्षेत्र है, कितने किलोमीटर का है, 7,516 किलोमीटर का समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो उसके डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है ना, उसके डेवलपमेंट और उसके सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा, सी विजिल 21 किससे रिलेटेड है, इंटायर कोस्ट लाइन
7516 किलोमीटर मैरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंज इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन, ठीक है ना। इसके सिक्योरिटी और इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना। सी विजिल 21। अभी देखिए जो टोटल कोस्टल लाइन है, जो टोटल समुद्र तटीय क्षेत्र है भारत में कितने किलोमीटर का है, 7500 किलोमीटर। और कौन कौन से स्टेट में है, 9 स्टेट में है, ठीक है ना, 9 स्टेट में है। तो याद रखिएगा, आप यहाँ गुजरात से स्टार्ट करेंगे तो जितने भी स्टेट आते हैं आपकी गोवा आ जाएगा, ठीक है ना, आपका तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है ना, और आपका कर्नाटक भी आ जाएगा। तो जितने भी स्टेट है टोटल 9 स्टेट है। कहाँ से लेके, गोवा से स्टार्ट होके उड़ीसा और वेस्ट बंगाल तक, गोवा से स्टार्ट होके उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पूरे 9 स्टेट कोस्टल लाइन है, ठीक है ना, 9 स्टेट में कोस्टल है, समुद्र तटीय क्षेत्र है। तो सी विजिल किससे रिलेटेड है, मैरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंज फॉर कोस्टल लाइन। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पीरियड रूम। पीरियड रूम हाल ही में क्या हुआ, महाराष्ट्र की सरकार ने एक पब्लिक टॉयलेट स्टेबलाइज की है, सॉरी महाराष्ट्र की सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में पब्लिक टॉयलेट की स्थापना करने की बात की गई है। इसे किस नाम से स्थापित किया जाएगा, पीरियड रूम से, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने बालिकाओं के जो भी है क्या बोलते हैं इसे, बालिकाओं के लिए एक पब्लिक टॉयलेट जिसे मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के लिए एक टॉयलेट लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, वो महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है ना, महाराष्ट्र सिटी में जो रहेगा। और ये पीरियड रूम मीन्स जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अगर लड़कियों को पैड वैड चेंज करना हो तो उसके लिए ये पब्लिकली अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। चलिए, ताकि लोग कहीं भी जाके चेंज कर सकें। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इंडिया बिकम 8th टाइम्स मेंबर यूनाइटेड नेशन 2021 और 2 ईयर, ठीक है ना। तो ये देखिए, इंडिया अगेन 8वीं बार किसका मेंबर बना है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो हाल ही में इंडिया कौन सी बार, 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना है। कितने साल के लिए मेंबर बनते हैं, 2 साल के लिए, तो याद रखिएगा, ठीक है ना, 2 साल के लिए मेंबर बनते हैं। तो इंडिया 8वीं बार बन रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था फ्रेंड्स, है ना, मैंने शायद प्रीवियस पेपर में डिस्कस किया है। नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, ठीक है ना। 5 परमानेंट मेंबर कौन है, आपका चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट है और यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये 5 कंट्री हैं जो परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। फर्स्ट टाइम इंडिया कब इसका पार्ट बना था, 1951 में इसका नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया बना था, नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया बना था, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, एक वैली है जूको वैली, ठीक है ना। तो जूको वैली को क्या बोला जाता है, वैली ऑफ फ्लावर भी बोला जाता है। ये कहाँ पे स्थित है, ये आपके नागालैंड और मणिपुर बॉर्डर में स्थित है, ठीक है ना। ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि हाल ही में इसमें आग लग गई थी, इसके कारण ये न्यूज़ में थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका जूको वैली है वो कहाँ पे रिलेटेड है, ये नागालैंड और मणिपुर में रिलेटेड, नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पे रिलेटेड है, बॉर्डर पे स्थित है, सॉरी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, 5th नेशनल कायाकल्प अवार्ड, ठीक है ना। 5th नेशनल कायाकल्प अवार्ड किसे दिया गया, तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी फॉर हाई स्टैंडर्ड हेल्थ एंड सैनिटाइजन, ठीक है ना, सॉरी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, फिर भी मैंने मेंशन किया है कि जो 5th नेशनल कायाकल्प अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है, ये पब्लिक हेल्थ, एक्चुअली ये किससे रिलेटेड है, ये अवार्ड रिलेटेड है कि हॉस्पिटल में साफ सफाई रखी जाए, तो ठीक है, कुछ हॉस्पिटलों को अब दिया जाता है। तो ये 5वें नंबर का नेशनल कायाकल्प अवार्ड है, जो हॉस्पिटलों को दिया जाता है, उनको उनमें साफ सफाई और रख रखाव की व्यवस्था अच्छी बनाए रखने के लिए कई सारे जो स्टेट है उनके हॉस्पिटल को दिया जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं हमारा, मैं अगेन आपको कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो सुनने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना, अगर आपको एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट नहीं लगता तो आप इसको डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़िएगा, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हेल्ड इन भुवनेश्वर एंड राउरकेला, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, भुवनेश्वर राउरकेला में होने वाला है, ठीक है ना। तो कब से होगा, जनवरी 13 से 29 जनवरी के बीच 2023 में, ठीक है ना। इसका पहला एडिशन कहाँ हुआ था, मेंस
इसका मतलब ये है कि इसके पहले का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, 2018 में हुआ था, ठीक है ना। ये कलिंगा हॉकी स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है ना। तो अब कहाँ हो रहा है, भुवनेश्वर एंड राउरकेला में। चलिए अगला जो हमारा न्यूज़ है केवीआईसी क्या है, काफ़ी न्यूज़ में है फ्रेंड्स, और इस बार इससे क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी आशंका है। केवीआईसी क्या है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसका चेयरमैन कौन है, इसके जो करंट चेयरमैन है विनाई कुमार सक्सेना है, विनाई कुमार सक्सेना इनके चेयरमैन है, ठीक है ना। तो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है, विनाई कुमार सक्सेना। एक्चुअली ये न्यूज़ में था और इससे रिलेटेड जो न्यूज़ थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो मैंने केवल इनके चेयरमैन का नाम लिख दिया है, हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए खादी विलेज इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में है, और इसका मोटो क्या है, कभी कभी मोटो पूछ लिया जाता है, तो इसका मोटो क्या है, कामये दुख प्राप्तम, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है, देखते हैं फ्रेंड्स वीडियो कितने मिनट का हो गया है, 36 मिनट। चलिए जो हमारा अगला पॉइंट है 13 पॉइंट, हैंडले हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया रैंक 85। हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया, इंडेक्स का नाम क्या है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, 85 है, ठीक है ना। फर्स्ट रैंकिंग किसे मिली है, जापान को मिली है, याद रखिएगा। हमारा 14 पॉइंट क्या है, क्लीन इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन फ्री वाटर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका क्लीन इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन फ्री वाटर ये किस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, काफ़ी देर से बोल रहा हूँ मैं। चलिए अगेन स्टार्ट करते हैं। तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 85 है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं, हमारा जो 14 नंबर का है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अगला जो हमारा पॉइंट है, हिसार एयरपोर्ट इनॉग्रेटेड उड़ान स्कीम 54th एयरपोर्ट, ठीक है ना। तो हाल ही में हिसार एयरपोर्ट ने उड़ान स्कीम लॉन्च की है। एक्चुअली हिसार एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम में शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना, लॉन्च नहीं की है, ये गलत है। हिसार एयरपोर्ट को उड़ान स्कीम में शामिल किया गया, और ये भारत का 54th नंबर का एयरपोर्ट है जो उड़ान स्कीम में शामिल हुआ है, ठीक है ना। तो उड़ान स्कीम का क्या मोटो है, उड़े देश का आम नागरिक, मतलब आम आदमी भी फ्लाइट का सफ़र कर सके, तो फ्लाइट का सफ़र है उसको चीप बनाने की कोशिश की गई है, मतलब वो कम पैसे में ही आप ट्रैवल कर पाओ, ठीक है ना। चलिए तो 16 जो हमारा 16 पॉइंट है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट डिस्कवर्ड इन इंडोनेशिया, ठीक है ना। तो हाल ही में इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे प्राचीनतम गुफा केवाट मतलब गुफा चित्र है ना, केवाट मतलब गुफा चित्र डिस्कवर किया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या गुफा चित्र में किसका पेंट था, एक्चुअली जंगली शुअर का पेंट था, जो तकरीबन 45,500 साल पुराना, ठीक है ना। तो काफ़ी बहुत पुराना है फ्रेंड्स, 45,500 साल पुराना गुफा के वाट डिस्कवर किया गया है, कहाँ डिस्कवर किया गया, इंडोनेशिया में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे मतलब पॉइंट पे चलते हैं, सेक्शन 497। तो सेक्शन 497 किससे रिलेटेड है, तो सेक्शन 497 वो क्या करता है, डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया है, मतलब अपराधी श्रेणी से बाहर कर दिया गया। एडल्ट्री जो पहले अपराध माना जाता था, अब उसे सेक्शन 497 के तहत इसे डिक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया है, मतलब अब इसे अपराध की श्रेणी से बाहर रख दिया गया है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं, महाराष्ट्र रिफर टू उस्मानाबाद। तो हाल ही में महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने क्या किया है, उस्मानाबाद का नाम चेंज करके धारसिव कर दिया है, और संभाजी नगर का नाम चेंज करके औरंगाबाद कर दिया है। अगेन दिस इज द वेरी actually changing in name, okay, no need to talk about this, let's move on। चलिए प्रारंभ क्या है, प्रारंभ एक स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है, ठीक है ना, बिगन इन न्यू दिल्ली विद मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो प्रारंभ क्या है, एक स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है, जो कहाँ पे स्टार्ट हुई है, न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। न्यू दिल्ली में हुई है, मतलब क्या बोलते हैं, इसका समिट हुई है, प्रारंभ की समिट हुई है। प्रारंभ क्या है कि स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है जो न्यू दिल्ली में हुई है, और इसके मेंबर कौन है, विथ सॉरी
विथ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, तो जो बिम्स्टेक के मेंबर हैं उन सभी मेंबर के साथ प्रारंभ जो समिट हुई है न्यू दिल्ली में स्टार्ट, न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक, तो याद याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया समिट है वो कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में। ठीक है ना, किससे रिलेटेड है, सॉरी, तो ये किससे रिलेटेड है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। ठीक है ना, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD सेलिब्रेटेड इट्स 114th फाउंडेशन डे ऑन 15 जनवरी। तो हाल ही में आपकी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 15 जनवरी को अपना 146वां फाउंडेशन डे मतलब स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। ठीक है ना, और इसके अलावा IMD ने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक पोर्टल या शायद एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था, उसका क्या नाम था, मौसम। ठीक है ना, और ये क्या है, ऑनलाइन वेब पोर्टल विद CSIR। तो CSIR के साथ IMD ने CSIR के साथ मिलके एक पोर्टल लॉन्च किया था, मौसम। ठीक है ना, मौसम। अब आपसे पूछा जाए कि मौसम का फुल फॉर्म क्या है, तो आप मौसम का फुल फॉर्म सर्च करिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है आपसे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिमूव्ड मैंडेटरी नोटिस प्रोविजन फॉर मैरिज इन अदर रीजन। एक्चुअली क्या था, पहले क्या था, जो पहले रूल के अनुसार अगर आप किसी अदर रिलीजन में, अदर दूसरे धर्म में शादी करना चाहते हो तो आपको क्या देना पड़ता था, एक 30 डेज का नोटिस देना पड़ता था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिस देने की अनिवार्यता को भी रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। इससे रिलेटेड कुछ केस हैं, तो केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। तो आधार केस 2017, आधार केस 2017 किससे रिलेटेड है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21। ठीक है ना, एक्चुअली एक मिनट, राइट टू प्राइवेसी इज FR आर्टिकल, तो राइट टू प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21। देखिए अगर अच्छा आप ये बताइए कि राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के कौन से केस के थ्रू बनाया गया। ठीक है ना, कौन से केस के बाद राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट मान लिया गया, तो वो केस कौन था, KS पुट्टा स्वामी केस। लेकिन यहाँ पे आधार केस 2017 भी है, थोड़ा ध्यान रखिए किससे रिलेटेड था, राइट टू प्राइवेसी इन फंडामेंटल राइट, उससे रिलेटेड था। लेकिन राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट कौन से केस के बाद माना गया है, KS पुट्टा स्वामी केस, याद रखिएगा। हदिया मैरिज केस किससे रिलेटेड था, राइट टू चूज पार्टनर इज फंडामेंटल राइट, तो राइट टू चूज पार्टनर भी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है ना, तो राइट टू चूज पार्टनर भी एक फंडामेंटल राइट कौन से केस से डिसाइड हो गया, हादिया मैरिज केस। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। नवतेज सिंह जेहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड था, होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज्ड मतलब आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो नवतेज सिंह जौहर प्लस वर्सेस ऑफ यूनियन इंडिया का केस किससे रिलेटेड है, इस केस के बाद ही जो होमोसेक्सुअलिटी है, जो पुरुष पुरुष और महिला महिला लोग शादी करना चाहते हैं, तो उसको अब क्राइम नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। कालख नहीं लिखा है फ्रेंड्स, कालरव लिखा है, कालरव। कालरव फेस्टिवल इन नागी नक्ती बर्ड सेंचुरी। तो हाल ही में नागी नक्ती बर्ड सेंचुरी में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, कलरव फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका नागी नक्ती बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो बिहार में लोकेटेड है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। एडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2020, तो एडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा पब्लिश की गई है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना, अब ये किससे रिलेटेड है, इसके बारे में तो मैंने नहीं लिखा है, मे भी हो सकता है मुझे इंपॉर्टेंट ना लगा हो। ठीक है, अगर मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा फ्रेंड्स तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पक्की बात मान लीजिएगा। ठीक है ना, तो एडॉप्शन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के थ्रू। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है कहाँ, नुब्रा वैली में। ठीक है ना, अब आपसे पूछा सकता है कि नुब्रा वैली कहाँ है। ठीक है ना, नुब्रा वैली में, नुब्रा वैली कहाँ है, श्योक रिवर, सॉरी वेट अ मिनट फ्रेंड्स, तो नुब्रा वैली कहाँ पे लोकेटेड है, श्योक रिवर प्लस नुब्रा रिवर के पास लद्दाख रीजन में लोकेटेड है। याद रखिएगा, श्योक रिवर प्लस नुब्रा रिवर के पास लद्दाख रीजन में लोकेटेड है। तो आपसे पूछा सकता है कि नुब्रा वैली लोकेटेड इन लद्दाख रीजन। ठीक है ना, चलिए, और ये जो नुब्रा वैली है वो लद्दाख और काराकोरम को सेपरेट करती है। याद रखिएगा, इधर लद्दाख हो जाएगा और इधर काराकोरम, बीच में आपका नुब्रा वैली है। ठीक है ना, और ये वैली कौन कौन सी रिवर पर लोकेटेड है, श्योक रिवर और नुब्रा रिवर। श्योक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। आर्टिकल 29(1), हाल ही में ये न्यूज में था। तो अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल 29 में क्या बात की गई है, एक्चुअली
any section of citizen of residing the territory of India having distinct language have right to conserve the same related। देखिए एक्चुअली क्या था इस आर्टिकल में, क्या बात की आर्टिकल 29(1) में, आर्टिकल 29(1) मतलब आर्टिकल 29 का बोल सकते हो आप। इसमें क्या बात की कि भारत, पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला जो एक पर्टिकुलर पर्सन है वो क्या कर सकता है, वो अपनी भाषा और संस्कृत को उसे सेव करने का, उसको कंजर्व करने का अधिकार है, ठीक है ना। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये न्यूज़ में क्यों था, एक्चुअली क्या था, जो जलीकट्टू में जो जानवरों का यूज़ किया जाता है, जलीकट्टू आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो जलीकट्टू में जो जानवरों का यूज़ किया जाता है, तो किसी ने केस किया कि ये अवैधानिक है, क्योंकि इसमें जानवरों पर अत्याचार किया जाता है, ये अवैधानिक है। तो उसके तहत वहाँ के जो लोग थे जो जलीकट्टू सेलिब्रेट करते हैं, तो उन्होंने क्या बताया कि आर्टिकल 29 के तहत ये बोला गया है कि भारत में रह रहे किसी भी समाज या जाति को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपनी संस्कृति या भाषा को सेव करने का, उसको संरक्षित करने का अधिकार है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, आइडिया रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। रायगू और बेनू क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में देखे गए रायगू और बेनू क्या है, तो एक्चुअली क्या है, ये स्टेरॉइड है, याद रखिए स्टेरॉइड है रायगू और बेनू। मैंने आपको बताया कि स्टेरॉइड कौन कौन से ग्रह के बीच पाया जाता है, तो आपके मार्स एंड जुपिटर के बीच स्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए रिंग ऑफ फायर, थोड़ा सा आइडिया रखिए, रिंग ऑफ फायर किससे रिलेटेड है, रिंग ऑफ फायर कहाँ पे लोकेटेड है, पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। अब इसे रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअली जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर रीजन है, ये आपका प्रशांत महासागर में एक पर्टिकुलर रीजन है, और यहाँ इस रीजन में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है, सबसे ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी है, इसीलिए हम इसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पे लोकेटेड है, पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। ईपीएफओ के लिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए 8 पॉइंट पे चलते हैं। रक्षिता बाइक डेवलप्ड बाई डीआरडीओ टू हेल्प कैजुअलिटी इन रोड एक्सीडेंट। तो हाल ही में एक रक्षिता बाइक डेवलप की गई, किसके द्वारा डेवलप की गई, डीआरडीओ। अब देखिए भारतीय रक्षा अनुसंधान के द्वारा डेवलप की गई है रक्षिता बाइक। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली पूरी व्यवस्था होगी, जैसे एक एम्बुलेंस होती है ना, एम्बुलेंस होती है, तो एम्बुलेंस में पूरी व्यवस्था रहती है एक एक्सीडेंट पर्सन के लिए, एक पेशेंट के लिए, उसी प्रकार इस बाइक में व्यवस्था पूरा, मतलब मेडिकल सपोर्ट रहेगा, ठीक है ना, बाइक के पीछे ही लगा रहता है। एक्चुअली ये क्यों लॉन्च की गई, एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी ट्रैफिक के कारण, बड़े शहरों में ट्रैफिक के कारण एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंच पाती, उस कंडीशन में आप बाइक का यूज करके किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की जान बचा सकते हैं, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पराक्रम दिवस। तो 125 बर्थ एनिवर्सरी, सुभाष चंद्र बोस के 125 बर्थ एनिवर्सरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, और वो दिन कौन सा है, 23 जनवरी, याद रखिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, बैड बैंक। तो बैड बैंक किससे रिलेटेड है, मैंने अपने इकोनॉमी के शायद क्वेश्चन सेशन में बताया भी है बैड बैंक क्या है। इसके द्वारा क्रिएट किया गया है आरबीआई के द्वारा। एक्चुअली बैड बैंक में क्या हुआ कि जितने भी बैड डेट है, ठीक है ना, जितने भी बैड डेट है, सभी बैंकों के जितने भी बैड डेट है उसको मिला के एक बैड बैंक बनाया जाएगा, ठीक है ना। अब वो बैड बैंक उन डेट को कैसे क्या बोलते हैं, उन जो बैड डेट है, जो बैड मतलब जो पैसा है जो नहीं चुकाया गया है, उनको कैसे सेटल करेगा, उनको कैसे हैंडल करेगा, उस पर्टिकुलर बैंक की जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व हाल ही में ये न्यूज में था, तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है ना। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कर्नाटक में है, न्यूज में था। तो याद रखिएगा फ्रेंड, जो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, आपके मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक में, और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था, 1973 में स्टार्ट किया गया था। अगले पॉइंट पे चलते हैं, कवच एक्सरसाइज जरूर पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो याद रखिए कवच एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है, अंडमान निकोबार आइसलैंड में, और ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की कंबाइंड एक्सरसाइज है, ठीक है ना। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड भी शामिल है, याद रखिएगा, चार विभागों की ये कंबाइंड एक्सरसाइज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड भी इसमें सम्मिलित है। कहाँ पे हुई है एक्सरसाइज, ये अंडमान निकोबार में, कवच। अगले पॉइंट पे चलते हैं, नेशनल टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। उसमें क्या बात की जाती है, देखो अपना देश, ठीक है ना। तो 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इसका थीम क्या है, देखो अपना देश। इसके अलावा 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हाल ही में भावना कांत जो न्यूज में रही है वो क्या है, ये एक्चुअली फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड।
तो भावना कांत जो क्या है फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट थी, इन्होंने रिपब्लिक डे की परेड में भाग लिया था, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कॉमन लॉ कमेटी, सॉरी कॉमन लॉ कमेटी हेड राजेश वर्मा। कॉमन एक्चुअली क्या लिखा है मैंने, शायद इसका स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है फ्रेंड्स, तो याद रखिए, जो थोड़ा देख सकते हैं आप, गूगल कर लीजिए जो राजेश वर्मा किस कमेटी के हेड है। एक्चुअली ये रिसेंटली हेड बने थे, ठीक है ना, ये कोई लॉ कमेटी है, कोई लॉ कमेटी है उसके हेड बने हैं राजेश वर्मा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। में भी शायद कॉमन ही होना चाहिए, ठीक है ना, कॉमन लॉ कमेटी, किसके हेड कौन है, राजेश वर्मा। योयो टेस्ट किससे रिलेटेड, अगर आपसे पूछा जाए कि योयो टेस्ट किससे रिलेटेड है, तो एक्चुअली ये फुटबॉल टेस्ट होता है, फुटबॉल फॉर एजेस, जो फुटबॉल के प्लेयर होते हैं, ठीक है ना, फुटबॉल के प्लेयर होते हैं उनके लिए एजेस का टेस्ट होता है, इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, योयो टेस्ट। चलिए, श्रम शक्ति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट, सॉरी एक्चुअली आपसे पूछा जाए कि श्रम शक्ति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मैंने आपको इसके बारे में लेबर लॉ की वीडियो में बताया है, मैराथन वीडियो में बताया है। श्रम शक्ति पोर्टल लेबर मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च किया गया है, और इस पोर्टल का काम क्या है, तो ये एक्चुअली जो माइग्रेशन वर्कर हैं, जो माइग्रेशन पीपल है, माइग्रेटेड पीपल है, उनको सहायता प्रदान करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया था। एक्चुअली इसमें लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो सॉरी मैंने शायद गलत बता दिया है, लेबर मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के थ्रू लॉन्च किया गया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। देखिए मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, ठीक है ना, आप भी कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद रखिएगा कि श्रम शक्ति पोर्टल आपको भी लगेगा कि लेबर मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च किया गया, लेकिन नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के थ्रू लॉन्च किया गया है श्रम शक्ति पोर्टल, कहाँ में, पणजी और गोवा में, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। 2030 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा गया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पद्म विभूषण, हाल ही में कुछ लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, तो किसको दिया गया, शिंजो आबे, ठीक है ना, शिंजो आबे जो कहाँ के हैं, जापान के हैं, इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया कई लोगों को दिया गया, लेकिन ये विदेशी हैं जिनको दिया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। भारत पर्व कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 से 31 जनवरी को, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा भारत पर्व सेलिब्रेट किया गया 26 से 31 जनवरी के बीच। अगले पेज पे चलते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स 11 पेज पे पहुंच चुके हैं, और टोटल 18 कितने पेज हैं, टोटल 18 मतलब 18 पेजेस हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस नोट्स में। अगले पॉइंट पे चलते हैं। लार्ज स्केल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज एमफेक्स, तो याद रखिएगा एमफेक्स 21 कहाँ क्या है, एक लार्ज स्केल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, याद रखिएगा लार्ज स्केल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। कहाँ पे ये कंडक्ट कराई गई है, तो ये आपका अंडमान निकोबार आइसलैंड में कंडक्ट कराई गई है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। टू बिग टू फेल बैंक लिस्ट, क्या मतलब है, एक ये मोटो है टू बिग टू फेल बैंक लिस्ट में किसको किसको कौन कौन से बैंक आते हैं, तो SBI, ICIC, HDFC बैंक, ये जो 3 बैंक हैं SBI, ICIC और HDFC बैंक टू बिग टू फेल बैंक की लिस्ट में आते हैं। क्या मतलब है टू बिग टू फेल, मतलब ये ऐसे बैंक है जो कभी फेल नहीं हो सकते, मतलब जो कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना, SBI, ICIC एंड HDFC बैंक। तो थोड़ा न्यूज में था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया। शहीद दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना, और ये कहाँ पे, राजघाट में, जहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि है वहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। लायन ऑफ नौशेरा न्यूज में थे, किसे कहा जाता है, लायन ऑफ नौशेरा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को। ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि हाल ही में जो इनकी कब्र है वो कब्र टूट गई थी, इसलिए ये न्यूज में थे। तो ये इनका लाइन ऑफ नौशेरा के नाम से किसे आता है, किसे जाना जाता है, तो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट 5, इन्फ्लेशन टारगेट कितना रखने का, जो इन्फ्लेशन टारगेट कितना रखने का टारगेट किया गया है, मतलब कितना रखने का डिसीजन लिया गया है, तो 4%। इन्फ्लेशन कितना रखने का टारगेट किया गया है, 4%, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। जरदोजी, जो जरदोजी एक सिल्क रिलेटेड कला है, वो कहाँ से रिलेटेड है, भोपाल से रिलेटेड, ठीक है ना, एक जिला एक शिल्प के अंतर्गत भोपाल क्राफ्ट से रिलेटेड है जरदोजी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। XP100 क्या है, इंडियन ऑयल, ठीक है ना, इंडियन ऑयल ब्रांड है। XP100 क्या है, इंडियन ऑयल ब्रांड है, इकोनॉमिक एंड स्लो एमिशन। एक्चुअली XP100 एक ऐसा क्या है यार, इंडियन ऑयल ब्रांडेड इकोनॉमिक एंड स्लो एमिशन,
तो याद रखिएगा जो आपका XP100 है वो इंडियन ऑयल से जुड़ा हुआ है, और इसका क्या उद्देश्य है, ताकि जो आपका पेट्रोल है काफी सस्ता हो सके और इससे कम प्रदूषण हो, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं, वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक्चुअली ये लास्ट संडे, जनवरी के लास्ट संडे को आपका वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार ये 31 जनवरी को था। अगले पॉइंट पे चलते हैं, पाकिस्तान को हाल ही में GI टैग दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? बासमती राइस के लिए पाकिस्तान को GI टैग दिया गया। GI टैग मैंने आपको बताया, ग्राफिकल इंडिकेशन टैग। पॉइंट 10 पे चलते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो ये पेपर में आ सकता है क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और भारत में टोटल कितने वेटलैंड है? भारत में टोटल 42 वेटलैंड हो चुके हैं, 42 रामसर साइट हो चुकी हैं, ठीक है ना। चलिए, भारत में भी कितने राज्य हैं? 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी एक फ्रेंड से पूछा कि भारत में कितने राज्य हैं, तो वो कंफ्यूज हो गया था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ऑक्सफोर्ड चूज वर्ड ऑफ ईयर 2020। ऑक्सफोर्ड ने तो इसमें वर्ड ऑफ ईयर, मतलब वर्ड ऑफ ईयर, एक पर्टिकुलर वर्ड को पूरे साल के लिए चुना जाता है। तो आत्मनिर्भर को वर्ड ऑफ ईयर 2020 में चुना है, ठीक ना। 2020 में वर्ड ऑफ ईयर किसे चुना है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। तो ऑक्सफोर्ड डिक्स क्या हो रहा है यार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2020 में आत्मनिर्भर को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, ठीक है ना। सेल्फ रिलायंस याद रखिएगा। 2019 में किसे वर्ड ऑफ ईयर चुना गया? तो संविधान वर्ड को वर्ड ऑफ ईयर चुना गया था, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी क्या है? एक्चुअली इंडियन वोकलिस्ट है कर्नाटका के, ठीक है ना। पंडित भीमसेन जोशी कौन है? ये इंडियन वोकलिस्ट है कर्नाटका के, ठीक है ना, याद रखिएगा। 13 पॉइंट पे चलते हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? आपके मंडला और बालाघाट में। तो कान्हा टाइगर रिजर्व को स्ट्रेच, मतलब कान्हा टाइगर रिजर्व का एरिया बढ़ाने की बात की गई है। तो याद रखिएगा जो आपका कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? मंडला, अब से मंडला से बालाघाट तक बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन सेंट्रल इंडिया, तो ये मध्य भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कान्हा टाइगर रिजर्व। अगले पॉइंट पे चलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है ना। तो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो जारी की जाती है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF के द्वारा जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट, ठीक है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आपके इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है ना। इसमें टोटल कितनी कंट्री है? 190 कंट्री है, 190 कंट्री है, ठीक है ना। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की GDP, तो 21-22 के लिए भारत की GDP का क्या, भारत की GDP कितना रहने का अनुमान है? 11.5%। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 21-22 के लिए भारत की GDP अनुमानित की गई है तो 11.5%, ठीक है ना। 22-23 के लिए जो भारत की GDP अनुमानित की गई है वो कितना है? 6.8%, ध्यान रखिएगा। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिया, काफी न्यूज में रहती हैं तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी MD है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की। उसके अलावा CEO कौन है? चीफ इकोनॉमिक्स कौन है? गीता गोपीनाथ, याद रखिएगा। CEO एक्चुअली CEO नहीं है, CE है, चीफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, गीता गोपीनाथ है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली। क्या बात की गई इसमें कि 2000 आर्टिकल 340 के अंतर्गत जो OBC के अंदर कौन कौन से कास्ट को शामिल किया जाए, मतलब कौन कौन OBC की सब कैटेगरी की बात की गई है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के चीफ कौन थे? जस्टिस जी रोहनी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि OBC के सब कैटेगराइजेशन के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, जो कमीशन बनाया गया था, ठीक है ना, 2017 में, अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है ना, इसको एक्सटेंड कर दिया गया और उसके चीफ कौन है, उसके हेड कौन है? जस्टिस जी रोहनी उसके हेड है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कौन सा आर्टिकल पावर देता है किसी कास्ट के सब कैटेगराइजेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो आर्टिकल 340 से रिलेटेड है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, RBI के अनुसार इंडिया की GDP जो है, GDP क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, वर्ष 21 और 22 में कितना रहने का अनुपात है?
अनुमान है, ठीक है ना। तो अभी हमने वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी कितना रहने का अनुमान था 11.5%, लेकिन आरबीआई के अनुसार जीडीपी क्या, सॉरी, भारत की जीडीपी का क्या अनुमान है, कितना अनुमानित की गई है 10.5%, तो मतलब आसपास ही है, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्वेश्चन पूछा जाता रहा, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, और इसका हेड कौन होता है, गवर्नर ही इसका हेड होता है। अभी गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेत्रा क्या है, नेत्रा क्या फुल फॉर्म पूछ सकते हो, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। नेत्रा क्या है, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, सॉरी, नेत्रा किससे रिलेटेड, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। और ये कौन कंट्रोल करता है, ये इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। 5th टाइगर रिजर्व बनाया गया कहाँ, हाल ही में जो 5वां टाइगर रिजर्व बनाया गया वो कहाँ पे बनाया गया, तमिलनाडु में, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ट्रिपल पी, पीपीपी स्कीम क्या है, परिवार पहचान पत्र। एक देखिए, एक इकोनॉमी के लिए एक पीपीपी स्कीम होता है, ठीक है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी, तो वो वाला पीपीपी नहीं है, ये पीपीपी स्कीम है। तो ये पीपीपी स्कीम किससे रिलेटेड है, इसका फुल फॉर्म क्या है, परिवार पहचान पत्र। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, 2019 में हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। ट्रिपल पी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, फॉर पेपरलेस एंड फेसलेस डिलीवरी ऑफ स्कीम, ताकि विदाउट पेपरलेस एंड फेसलेस जो सरकार स्कीम बना रही है, जो राज्य सरकार स्कीम बना रही है, तो वो लोगों को विदाउट पेपरलेस और फेसलेस, मतलब विदाउट उनके आए हुए और किसी कागजी कार्रवाई के बिना उन्हें स्कीम का लाभ पहुंचाया जा सके, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। पेज नंबर 12 में इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस में कब सेलिब्रेट किया जाता है, 11 फरवरी, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी औरतें वुमेन है, या उसके अलावा आपकी जो गर्ल्स हैं, उनका साइंस में क्या योगदान है, उसके लिए जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो डे कौन सा है, 11 फरवरी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। नई रोशनी स्कीम फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन, तो नई रोशनी किससे रिलेटेड है, डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमेन के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, याद रखिएगा। नई रोशनी स्कीम इसके द्वारा लॉन्च की गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है, सीखो और कमाओ, नई रोशनी सीखो और कमाओ, याद रखिएगा। वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया था, 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। पोंग डैम लेक, तो पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, तो याद रखिएगा आपके हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। कौन से रिवर पे लोकेटेड है, तो वीज रिवर पे लोकेटेड है। पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके हिमाचल प्रदेश के वीज रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपको जो समग्र शिक्षा, सॉरी, जो आपका समग्र शिक्षा अभियान था, ठीक है ना, उसका नेम चेंज करके क्या कर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस स्कूल, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या था, जो पहले, ये समग्र शिक्षा अभियान नहीं है, जो समग्र शिक्षा स्कीम के तहत पहले क्या था, जो गरीब लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड कराए जाते थे, रहने की सस्ती जगह प्रोवाइड कराई जाती थी, ठीक है ना। अब उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, सुभाष चंद्र बोस स्कूल एंड हॉस्टल, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। किरण हेल्पलाइन नंबर, किरण हेल्पलाइन नंबर किससे रिलेटेड है, टू रिजॉल्व एनजाइटी एंड डिप्रेशन। एक्चुअली कोविड-19 के दौरान काफी लोग डिप्रेशन में चले गए, ठीक है ना, किसी की जॉब छूट गई, किसी का कोई परिवार वाला चला गया, ठीक है ना, इससे लोग काफी डिप्रेशन में चले गए, तो इसके कारण किरण हेल्पलाइन नंबर, ठीक है ना, लॉन्च की गई। भारत किसके द्वारा लॉन्च की गई, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एमओ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके चीफ मिनिस्टर कौन है, गहलोत जी हैं, ठीक है ना, गहलोत जी, याद रखिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, तो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे स्थित है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट आपका उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड के धौली गंगा में, ठीक है ना। बाढ़ के कारण न्यूज में रहा है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड, याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात मार्स मिशन, तो आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड अरब अमीरात का मार्स मिशन जो लॉन्च किया गया उसका नाम क्या है, होप, ठीक है। इससे पहले मैंने यूएई का, हाँ शायद यूनाइटेड अरब एमिरेट का ही मैंने एक मार्स मिशन नाम बताया था, उसका नाम शायद रियाद था, ठीक है ना। 2015 में जो मार्स मिशन लॉन्च किया गया था, होप, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये थोड़ा न्यूज में था। तो एक्चुअली 2015 में ये लॉन्च किया गया था और शायद ये सक्सेसफुली इंटर्ड इन ऑर्बिट। तो 2015 में ये होप मिशन के तहत एक मार्स मिशन लॉन्च किया गया था जो सक्सेसफुली ऑर्बिटर में इंटर हो चुका है, उसके बारे में जानकारी है, ठीक है ना। चलिए, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप ध्यान रख सकते हैं।
ट्रोपेक्स 21 किससे रिलेटेड है? तो ट्रोपेक्स 21 इंडियन नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है ना, याद रखिएगा ट्रोपेक्स 21 एक इंडियन नेवी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन कब लॉन्च हुआ था? सॉरी, गगनयान मिशन विल बी लॉन्च्ड इन 2022 एंड 23 बाय इसरो बाय जीएसएलवी अननेम्ड मिशन, अनमैन्ड मिशन। मतलब ये गगनयान एक ऐसा मिशन है, इसमें एक ऐसा सॉरी जीएसएलवी रॉकेट को भेजा जाएगा और इसमें कोई मैन नहीं, मतलब विदाउट इसमें कोई आदमी नहीं होगा। ये गगनयान मिशन विल लॉन्च इन, कब लॉन्च किया जाएगा? 22-23 में, ठीक है ना, इसरो के द्वारा। कौन से रॉकेट का यूज किया जाएगा? जीएसएलवी, और इसमें कोई भी आदमी नहीं होगा, कोई भी इंसान नहीं होगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट, लालंदर सहतूत डैम न्यूज में था, इसलिए इसके बारे में पूछा सकता है कि लालंदर सहतूत डैम विल बी डेवलप्ड अंडर अफगानिस्तान, ठीक है ना, न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप। तो अफगानिस्तान में डेवलप किया जाएगा लालंदर सहतूत डैम और भारत इसके डेवलपमेंट में सहयोग करेगा। ये पुरानी न्यूज है, ठीक है ना, अब तो अफगानिस्तान में काफी कायोश है इस समय। लालंदर सहतूत डैम पूछा सकता है तो अफगानिस्तान में, ठीक है ना। असीम क्या है? आपसे इसके बारे में क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है ना। असीम का फुल फॉर्म आप जरूर देखिएगा, इसका फुल फॉर्म आप इंटरनेट पे देखिएगा। असीम ACIM का फुल फॉर्म क्या है? एक्चुअली क्या है ये? अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, ठीक है ना, याद रखिएगा, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। अब इसके अंदर होता क्या है? तो जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो कैपिटल फंड है, शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ कैपिटल जो फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट, क्या इससे किससे रिलेटेड है? वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट। तो असीम का फुल फॉर्म क्या है? अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्या होता है इसमें? वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट, है ना। इतना थोड़ा सा मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा मैंने डीप में नहीं एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आर्टिकल 87 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 87 रिलेटेड टू फर्स्ट स्पीच आफ्टर न्यू पार्लियामेंट फॉर मोशन। अब देख लो क्या होता है कि जैसे नई सरकार बनती है, ठीक है ना, जैसे 5 साल बाद जब आपका चुनाव होता है लोकसभा का, तो उसमें एक नई सरकार बन के आती है। तो नई सरकार के बाद बनने के बाद जो पहला भाषण होता है वो राष्ट्रपति देता है, ठीक है ना। इसके अलावा जब हर साल जो सेशन शुरू होता है, जो सेशन का पहला सेशन होता है, ठीक है ना, उसे कौन एड्रेस करता है? उसे आपके प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं। तो ये सब एड्रेस करने की बात किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो आर्टिकल 87, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक 94 मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको पहले ही, ठीक है ना। जगन्नाथपुरी आल्सो नोन एज यामनिका तीर्थ, तो याद रखिएगा जगन्नाथपुरी को यामनिका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, इंडिया इज ऑब्लिग्ड टू एंड मॉडर्न स्लेवरी बाय 2030। इंडिया ने शपथ ली है कि वो मॉडर्न स्लेवरी को कब तक एंड करेगी? 2030। मॉडर्न स्लेवरी में थोड़ा कुछ नई डेफिनेशन दी गई है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को काम कराते हैं अपने और उसे पैसा नहीं देते या उसे निश्चित रकम से, निश्चित तय की गई राशि से अगर कम पैसा देते हैं, तो ये सब किस कंडीशन में आता है? मॉडर्न स्लेवरी में आता है, ठीक है ना। तो इंडिया ने ये बोला है कि वो 2030 तक मॉडर्न स्लेवरी को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगा, ठीक है ना। एक्चुअली इसके अलावा ग्लोबल एक इंडेक्स जारी किया गया फॉर स्लेवरी के लिए। इसमें इंडिया की रैंक कितना थी? 53। याद रखिए 167 कंट्री में इंडिया की रैंक 53। आर्टिकल 23 भी इससे रिलेटेड है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आर्टिकल 23 के बारे में आपको पता है, मैंने एक्सप्लेन किया अपने लेबर लॉ में, ठीक है ना। आर्टिकल 39 भी इसी चीज से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 39 क्या बोलता है? डायरेक्ट द स्टेट टू श्योर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि वीडियो कितना बड़ा हो गया है। फ्रेंड्स ये 1 घंटे का कंप्लीट वीडियो हो चुका है, ठीक है ना। और मुझे पता है कि मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मैं उतना टाइम नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं उतना टाइम लूंगा ना तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये मैं थोड़ा आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, बाकी आप PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आप वीडियो देखिए या ना देखिए, लेकिन PDF डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए PDF में कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इसमें मैंने अपने तरीके से लिखा है, तो मे भी हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, तो आप इसको डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। अर्क शुभा किससे रिलेटेड है? तो अर्क शुभा किससे रिलेटेड है? गेंदे के फूल की वेराइटी है, ठीक है ना, डेवलप्ड बाई हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? हार्टिकल्चर इंस्टीट्यूट बैंगलोर के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये क्या चीज़ है? ये एक गेंदे के फूल की वेराइटी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए
एक्चुअली जो नॉर्मल गेंदे का फूल होता है इसमें कैरोटीन प्रोटीन काफ़ी कम होता है, लेकिन जो ये जो प्रजाति है गेंदे के फूल की, इसमें कैरोटीन की मात्रा 2.8% है, ठीक ना, थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए न्यूज़ में था। MORT टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, टू रिड्यूस मतलब रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए अप टू 50%, मतलब 2025 तक इन्होंने बात की कि हम जो रोड एक्सीडेंट है उसको 50% कम कर देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा रोड सेफ्टी मंथ भी इन्होंने डिसाइड किया, कब से कब तक, 18 जनवरी से 17 फरवरी तक रोड सेफ्टी मंथ डिसाइड किया इन्होंने, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आप देख लीजिएगा। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थीम, तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थीम बाई किसके द्वारा दी गई, एनर्जी एंड रिसोर्स इनिशिएटिव। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट थीम एनर्जी एंड रिसोर्स इनिशिएटिव, है ना, थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया रख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सुपर मारियो क्या है, सुपर मारियो क्या है आपसे पूछा जाए, इटली एक्चुअली क्या है, सुपर मारियो कौन है, इटली के न्यू प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है ना, इटली के न्यू प्राइम मिनिस्टर है, इनका फुल नेम क्या है, मारियो दार्गी। एक्चुअली इन्हें क्या सुपर मारियो के नाम से भी जाना जाता है, फुल नेम क्या है, मारियो दार्गी, इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये न्यूज़ में क्यों थे, ये न्यूज़ में इसलिए थे क्योंकि एक्चुअली ये क्या थे, ये जो मारियो दार्गी थे ये पहले जो इटली का चीफ बैंक था, ठीक है ना, इटली का जो मेन बैंक था उसके चीफ थे, ठीक है ना, और उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जो बैंक की कंडीशन है, जो देश की इकोनॉमिक कंडीशन है, उनमें इन्होंने सुधार लाया। इसके अलावा इसके बाद ये काफ़ी फेमस हुए और ये इटली के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और उसी सुधार के कारण जिससे इटली की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हो गई, इसलिए इन्हें सुपर मारियो कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, नागोई ओकाजो, ठीक है, नागोई ओकाजो वर्ड चूजन एज अ फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन लीडर। देखिए नागोई ओकाजो को WTO ने क्या चूज किया है, एज अ फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन लीडर, ये अफ्रीका की पहली फीमेल लीडर हैं, ठीक है ना, WTO ने इन्हें चूज किया है पहली फीमेल लीडर फॉर अफ्रीका, याद रखिएगा। भीम बेटी का थर्ड पॉइंट है, भीम बेटी का रॉक शेल्टर फाउंड बाई VS वकानार। एक्चुअली क्या था, हाल ही में भीम बेटी का न्यूज में थी, उसके कारण मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। तो भीम बेटी का रॉक शेल्टर किसके द्वारा फाउंड किया गया था, VS वकानार के द्वारा फाउंड किया गया था। और हाल ही में यहाँ पे क्या मिला, यहाँ 550 मिलियन, बाप रे, देखिए 550 मिलियन पुराना एनिमल फॉसिल यहाँ पे मिला है, जिसका नाम क्या है, डिक्सोनिया। तो 550 साल पुराना एनिमल फॉसिल डिक्सोनिया यहाँ पे पाया गया, इसलिए न्यूज में था, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज न्यू, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो न्यू डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, डॉक्टर अजय माथुर, ठीक है ना, पहले कौन थे, उपेंद्र त्रिपाठी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है ना, जो भी एक्सप्लेनेशन बच गया है, अगर आपको लगेगा कि इस एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है मैं एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तब मैं करूँगा। अगर आप कमेंट करते हो कि एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तब मैं एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आपको अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो आप PDF डाउनलोड करिए और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं पूरा करंट अफेयर। जरूर पढ़िए, PDF को जरूर पढ़िए, उसको रिवाइज करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं भी कुछ कमियाँ आई हैं एक्सप्लेनेशन में, मुझे पता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्योंकि टाइम कम है और मैं उतना टाइम दे भी नहीं सकता था कि, एक्चुअली मैं टाइम दे सकता हूँ लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, अगर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 4 घंटे का बना दूंगा तो फिर कौन देखेगा, तो मैंने कम टाइम में, मेरा मोटो यही था कि कम टाइम में आपका रिवीजन हो जाए, तो होपफुली मैं आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाया हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, चलिए थैंक यू।